अस्सलाम वालेकुम। आई एम बुशरा कादिर फ्रॉम एमकी प्रिपरेशन। आज के जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी का लेक्चर ज़ूलॉजी का पेपर। और जो एफपीएससी का लेक्चर ज़ूलॉजी का पास्ट पेपर हुआ है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो एफपीएससी का पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न, वो कुछ इस तरह से होता है कि टोटल 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो उसमें जो 50 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ज़ूलॉजी से रिलेटेड होंगे या बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो बाकी जो 50 मार्क्स हैं उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि जो 20 मार्क्स हैं वो पेडागोजी के होते हैं या जनरल नॉलेज के, और जो 30 मार्क्स होते हैं वो इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। तो इसकी आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जस्ट जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड 50% एमसीक्यूज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जो बाकी 50% एमसीक्यूज हैं जो इंग्लिश और पेडागोजी से रिलेटेड हैं तो वो हमारी जो एमकी प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जो बाकी वीडियोस बनाई जाती हैं उनमें अपलोड कर दी जाएंगी। तो अगर जो एमकी प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू जो है वो एफपीएससी, पीपीएससी और एसपीएससी की बहुत सारी जो है ना ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप लोग इन पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एमकी प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। जो 50% ज़ूलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आए हुए थे वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following groups of animals has cellular or unicellular body? Porifera, Protozoa, Eumetazoa, Cnidaria। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जिनकी सेलुलर या यूनिसेलुलर बॉडी होती है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर बॉडी या एक सेल पर मुश्तमिल जो बॉडी होती है वो प्रोटोजोन्स की होती है, इसलिए हम जो बी ऑप्शन है प्रोटोजोआ इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोटोजोन्स की डायग्राम भी मेंशन की गई हैं। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका जो एक ही सेल पे इनकी बॉडी मुश्तमिल होती है। जो एक सेल होता है वही जितने भी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की वो उसमें हो रही होती हैं। तो प्रोटोजोन जो है बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल। तो जो मेंडल थे इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया था और इनके दो लॉज भी हैं जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट। तो ये जो दो लॉ थे ये इन्होंने ही दिए थे मेंडल ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी इन जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो मेंडल की सक्सेस की वजह बनी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम, यानी कि जब मेंडल ने काम किया था जेनेटिक्स पे तो इन्होंने जो एक पी का प्लांट था, पी प्लांट्स जो था उनका उसके जो एक कैरेक्टर को एक टाइम में सिलेक्ट किया और फिर उस पर काम किया, उसको उसके जीन्स को स्टडी किया। तो इस तरह से जो है इनकी एक टाइम में एक कैरेक्टर को इन्होंने देखा, इस वजह से जो है इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस प्रोसेस ने इनकी सक्सेस के लिए। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि एक टाइम इन्होंने एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया और कम्प्लीटली स्टडी करने के बाद इन्होंने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव किया। जैसा कि प्लांट जो पी प्लांट था उसका जो वो डॉर्फ है या टाल है, इसी तरह एक और कैरेक्टर इस तरह से था कि सीड जो है वो राउंड है या रिंकल है। इसी तरह जो सीड है उसका कलर देखा है कि वो येलो है या ग्रीन है। तो इस तरह एक एक कैरेक्टर को एक एक टाइम में स्टडी करते गए और इस तरह बहुत सारी इस तरह से हेल्प मिली इनको कि इन्होंने एक टाइम में जब एक कैरेक्टर को स्टडी किया तो डिटेल में स्टडी किया और फिर उसके रिजल्ट के बाद इन्होंने नेक्स्ट कैरेक्टर और ट्रेड की तरफ चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस के लिए हेल्पफुल रहा था मेंडल की। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाय। जो ह्यूमन मेल होते हैं उनकी जेनेटिक आइडेंटिटी को अगर डिटरमाइन किया जाए तो कौन से क्रोमोसोम से किया जाएगा। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ख़ास तौर पे जो मेल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है वो SRY जीन होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Y क्रोमोसोम। और यहाँ पे सेक्स डिटरमाइनिंग जो रीजन होता है वो SRY जीन होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट आर्म पे आप देख सकते हैं कि SRY जीन जो है वो मौजूद है और ये मेल की डिटर्मिनेशन करता है।
तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है सेक्स क्रोमोसोम यानी कि वाई क्रोमोसोम हेल्पफुल होता है मेल की डिटर्मिनेशन में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अपर पार्ट ऑफ सी और इक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन। जो इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है इसका जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे प्लैंकटॉन्स मौजूद होते हैं। तो प्लैंकटॉन्स जो है ये फ्लोटिंग या ड्रिफ्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। इनमें जूप्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स दोनों आ जाते हैं। तो ये जो अपर पार्ट होता है इक्वेटिक इकोसिस्टम का, यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं प्लैंक्टॉन्स लिखा हुआ है, ये इसको कवर करते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम को, अपर इक्वेटिक इकोसिस्टम के अपर पार्ट को। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड फॉर फीडिंग इन मोस्ट मोलस्क इज द रेडुला। यहाँ पे रेडुला जो भी ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, अगर ये स्नेल की डायग्राम है हेलिक्स स्पर्सा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फीडिंग मोलस्क होते हैं उनमें मोस्टली जो फीडिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो रेडुला होता है। ये रेडुला को यूज करते हैं स्क्रैप करने के लिए, एल्गी वगैरह को, स्टोन्स जो होते हैं नीचे इक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो स्टोन्स वगैरह पर एल्गी होती है तो उसको स्क्रैप करने के लिए एक फीडिंग स्ट्रक्चर के तौर पे रेडुला को यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे हमने ये जो पेयर्स बनाए हुए हैं इन्होंने, इनमें से जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा यानी कि मिस मैच पेयर को हमने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज एबोरियल एडेप्टेशंस के साथ लिखा हुआ है वेब्ड फीट। तो एबोरियल एडेप्टेशंस, एबोरियल का वर्ड जो यूज किया जाता है वो ऐसे एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब थिक फॉरेस्ट में रहते हैं। तो एबोरियल एनिमल्स को वेब्ड फीट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वेब्ड फीट तो ऐसे एनिमल्स में पाई जाती हैं जैसे डक वगैरह हैं, तो या गीज वगैरह हैं जो इक्वेटिक इकोसिस्टम में रहती हैं, उनको वेब्ड फीट चाहिए होते हैं ताकि वो स्विमिंग में हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे एबोरियल एडेप्टेशन में वेब्ड फीट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सी ऑप्शन जो है ये मिसमैच्ड है, तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है लमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज पब्लिश्ड इन द बुक इंटाइटल्ड। जो लमार्क की थ्योरी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, वो उन्होंने कौन सी बुक में पब्लिश की थी, यानी कि जो बुक थी उसका क्या टाइटल था। तो उस बुक का यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, पिक की पिक्चर दी हुई है। इनकी जो बुक थी उनका नाम था फिलोसफिक जोलिक। तो फिलोसफिक जोलिक जो है ये बुक थी जिसमें इन्होंने अपनी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी को पब्लिश किया था। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय। मेटाबॉलिक रेट जो होता है मैमल्स में उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो उसको मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का है उसको कंट्रोल कर रहा होता है मैमल्स में। जैसा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जो हमारे पास होता है वो सबसे पहले होता है ऐसा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करता है, तो वो पिट्यूटरी हार्मोन पे आता है उसका सिग्नल। पिट्यूटरी हार्मोन का जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका जो इंटीरियर लोब होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज करवाता है, जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं जैसे कि T2 और T4 और थायरोक्साइन। तो इससे जो है थायरोक्साइन जो है वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है थायराइड ग्लैंड ये राइट है बिकॉज मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करने में थायराइड ग्लैंड का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्बुलिक्रल ग्रूव इज फाउंड बिटवीन दी। यहाँ पे स्टार फिश आप देख सकते हैं जो एकाइनोडर्म से जो है फाइलम से बिलोंग करती है। तो जो एम्बुलिक्रल ग्रूव्स होते हैं ये स्टार फिश में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रोज ऑफ ट्यूब फीट। यहाँ पे ट्यूब फीट आप देख सकते हैं, यहाँ ट्यूब फीट से बाहर जो है स्पाइंस दिखाए गए हैं, स्पाइंस के अंदर ट्यूब फीट्स हैं और ट्यूब फीट के बिटवीन जो है वो हमारे पास एम्बुलिक्रल ग्रूव्स मौजूद हैं। तो उन्होंने लोकेशन पूछी है, तो बेसिकली जो एम्बुलिक्रल ग्रूव्स हैं उनकी लोकेशन होती है बिटवीन द रोज ऑफ ट्यूब फीट।
ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दी एगनेथन्स एंड गनेथोस्टोम्स ब्रांच अपार्ट मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग दी, जो एगनेथन्स होते हैं और गनेथोस्टोम्स होते हैं यानी जार्ड और जालेस, जो एगनेथन यानी जालेस जो बून्स, जालेस जो फिशेस थी, और गनेथोस्टोम्स जो जिनमें जितने भी एनिमल्स जार रखते हैं वो आ जाते हैं, तो एक दूसरे से जो है सेपरेट हो गई थी ड्यूरिंग दी, कौन से पीरियड के ड्यूरिंग ऐसा हुआ था, तो इनकी जो सेपरेशन थी वो कैम्ब्रियन पीरियड में हुई थी। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है मैनी एकाइनोडर्म्स हैव टू पार्ट्स टू द स्टमक, दीज टू पार्ट्स आर दी, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो एकाइनोडर्म्स होते हैं यानी कि जैसे स्टार फिश एग्जाम्पल है इसकी, तो उसमें जो टू पार्ट्स होते हैं स्टमक के उनका क्या नाम है, उनको नाम दिए गए होते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे हम डिजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं डायग्राम में, डिजेस्टिव ग्लैंड और डिजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, तो ये क्या करते हैं कि इनका जो डिजेस्टिव सिस्टम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो हम उन दो पार्ट्स को कहते हैं कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट्स। तो ये कार्डियक एंड पाइलोरिक जो वर्ड हैं ये यूज की जाते हैं दो पार्ट्स के लिए। सी ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश मे बी कैरेक्टराइज्ड एज ईल लाइक पैरासाइटिक पोजेसिंग अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन, तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हमें बताए गए हैं फिश के उसके मुताबिक हमने फिश को यहाँ पे ऑप्शंस में से पिक करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स कुछ यूं बताए गए हैं कि वो कौन सी फिश है जिसकी जो अपीयरेंस है वो ईल लाइक होती है, पैरासाइटिक है वो यानी कि वो पैरासाइट है, पैरासाइटिक है, पैरासाइट के तौर पे एक्ट करती है, और होस्ट पे डिपेंड करती है यानी कि पोजेसिंग अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन, और उसके पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, तो वो किसके कैरेक्टर्स हैं ये सारे, लैम्प्रे जो है यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं लैम्प्रे के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कॉर्निवोरस पैलेकोसॉर्स, जो कॉर्निवोरस पैलेकोसॉर्स थे इनसे कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, तो थेराप्सिड्स जो थे, बेसिकली यहाँ पे हम डायग्राम्स में देख सकते हैं ये थेराप्सिड्स के जो है वो स्केलेटन दिखाए गए हैं, तो थेराप्सिड्स जो थे ये कॉर्निवोरस पैलेकोसॉर्ड से इवॉल्व हुए थे बेसिकली, इसलिए ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द फ्रेश वाटर फिश दैट सर्वाइव द डिवोनियन पीरियड पोजेसेस, जो हमारे पास फ्रेश वाटर फिश है जो डिवोनियन पीरियड को जिसने सरवाइव किया था वो कौन सी थी, तो जो लंग फिश है वो उसने सरवाइव किया था डिवोनियन पीरियड में, तो यहाँ पे डिवोनियन पीरियड में जो फिश थी स्टार ये फ्रेश वाटर फिश उसने इसलिए सरवाइव किया था, ये लंग फिशेस की डायग्राम आप देख सकते हैं, तो लंग फिशेस जो थी उनके पास लंग्स थे, और लंग फिशेस का यही कैरेक्टरिस्टिक इनको बाकी फिशेस से डिफरेंशिएट करता है कि इनके पास लंग्स मौजूद हैं, और ये लंग्स हेल्प करते हैं इनको कि जब ये हवा में सांस ले सकें, तो डिवोनियन पीरियड में इन्होंने सरवाइव इसलिए किया क्योंकि इनके पास लंग्स का स्ट्रक्चर मौजूद था। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज नो पैरासाइट्स, तो इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जिनके जो पैरासाइट नहीं है, जिनमें कोई भी पैरासाइट मौजूद नहीं है, तो एकाइनोडर्म्स जो हैं या एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है इसको कंसीडर किया जाता है कि एकाइनोडर्म्स हैव नो पैरासाइट, तो यहाँ पे आप एकाइनोडर्म्स की बहुत सारी टाइप्स देख सकते हैं, क्लासेस यानी कि देख सकते हैं, इनकी एग्जांपल दी हुई हैं सी स्टार या ब्रिटर स्टार, सी अर्चिन, सैंड डॉलर्स, सी कुकम्बर एंड सिरिनोइड्स, तो ये सारे जो हैं काइनोडर्म्स हैं और इनमें कोई पैरासाइट नहीं होता, इसलिए इन डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्मॉल टी मेट विद हेट्रोजाइगस यानी कि होमोजाइगस टी जो है वो मेट करता है हेट्रोजाइगस ग्रुप के साथ, तो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो यहाँ पे अगर हम पुनेट स्केयर से फाइंड आउट करें इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पता चल जाएगा कि 50% जो है वो रिसेसिव होंगे, यानी कि अगर स्मॉल टी का हम मल्टीप्लाई करवाएं कैपिटल टी के साथ इस तरह से, तो जो हमारे पास रेशियो आएगी वो 50% रिसेसिव की आएगी, तो इस वजह से और 50% डोमिनेंट की आएगी, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि 50% रिसेसिव ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फर्टिलाइजिन बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होता है
जो मेच्योर एग प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेच्योर एग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजिंग का काम क्या है कि ये जो स्पर्म होता है उसकी एंट्री को पॉसिबल बनाते हैं, कि वो स्पर्म जो है वो एग में इंटर हो सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो फर्टिलाइजिंग जो है ये स्पर्म को इंटर करवाने का हेल्प करता है। बाकी जो स्पर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करवाता है, उनकी एंट्री को रोकता है, बल्कि और जो एक स्पर्म होता है उसको इंटर होने में हेल्प करता है। तो ए ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स व्हेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। ऐसा एसोसिएशन एनिमल्स का जिसमें दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिशियल यानी कि दोनों ही को बेनिफिट्स मिल रहे हों, फ़ायदा हासिल हो रहा हो, तो ऐसे रिलेशन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यानी म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही पार्टनर्स जो हैं उनको हेल्प मिल रही होती है, बेनिफिट मिल रहा होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है the trochophore larva indicate a common ancestry for which of the following pairs। तो जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये कौन से दो फाइलम हैं जिनमें जिनका लार्वा जो होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। तो मोलस्का जो है और एनेलिडा, ये दो फाइलम जो हैं इनमें जो है ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी पिक्स भी दी हुई है कि किस तरह से ट्रोकोफोर लार्वा दिखता है। तो ये जो लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, ये मोलस्का में भी पाया जाता है और कुछ मेंबर्स मोलस्का के जो हैं वो ट्रोकोफोर लार्वा बनाते हैं। इसी तरह एनेलिडा के भी कुछ मेंबर्स जो हैं वो ट्रोकोफोर लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द डेजर्ट एनिमल कॉन्फाइन देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज दे। जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, सहरा में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो रात के टाइम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज मेयर अ प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के वक्त इतनी गर्मी होती है सहरा में, तो जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपना वाटर जितना भी उनके पास थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है, स्टोर किया होता है उन्होंने अपनी बॉडी में, उसको बचाना होता है। तो कंजर्वेशन करनी होती है वाटर की, इसलिए वो दिन के टाइम बाहर नहीं निकलते, और रात को ही जब ठंड पड़ती है तो रात के टाइम वो बाहर निकलते हैं। तो वो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, यानी कि रात के टाइम वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है दी करेक्टर ऑफ नो शेल। अभी हमें कुछ करेक्टर्स बताएंगे, तो हमने उस करेक्टर्स की बेस पे जो है वो यहाँ पे सब क्लास या क्लास जो है वो फाइंड करनी है कि मोलस्क की कौन सी क्लास है जिसके ये सारे करेक्टरिस्टिक हैं। तो नो शेल, इंटीगुमेंटल स्केल्स होते हैं, रिड्यूस्ड हेड और बीइंग डाइशियस। डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क। तो जो क्वाडोफोवेटा है, क्वाडोफोवेटा जो है क्लास मोलस्का की, फाइलम मोलस्का की जो क्वाडोफोवेटा क्लास है, उसके ये सारे करेक्टर्स हैं कि इनके ऊपर शेल मौजूद नहीं होता, जैसे कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। इंटुगुमेंटल स्केल्स होते हैं, स्केल इनकी बॉडी पे मौजूद होते हैं, और हेड रिड्यूस्ड होता है, ना होने के बराबर होता है, और डाइशियस यानी कि मेल फीमेल डिफरेंट बॉडीज में मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर। तो इनको इनका जो ए ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जोनेशन इन द लैंटिक एनवायरनमेंट। तो अगर हम लैंटिक इन्वायरमेंट देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंटिक इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट जो है, लेक इन्वायरमेंट जो है, इसमें जो जोनेशंस इन्होंने हमें दी है, 3 दी हुई हैं, इनको हमने सीक्वेंस में बताना है कि पहले कौन सी जोनेशन होता है, कौन सा जोन होता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होता है, फिर तीसरे पे कौन सा होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो होता है वो होता है लिटोरल। तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है कि जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है वो पहले नंबर पे होता है, यानी लिटोरल जोन। इसके बाद होता है सब लिटोरल, और थर्ड पे होता है प्रोफंडल। तो अगर हम इसको सीक्वेंस से लिखेंगे कि सबसे पहले लिटोरल, फिर सब लिटोरल और थर्ड पे प्रोफंडल, तो जो कि बिल्कुल डीप होता है। तो इस तरह से अगर हम जोन्स को सीक्वेंस में लिखेंगे तो डी ऑप्शन राइट होगा कि थर्ड, फिर सेकंड एंड फिर फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट मेक लेमार्किज्म डाउटफुल। कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसने, जो लेमार्क ने अपना लेमार्किज्म यानी कि अपनी जो थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, उसको डाउटफुल बनाता है, इसमें शक व शुबात का जो है वो चांस बनता है। वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जो डाउटफुल थी? तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन लेडीज हैव बीन गेटिंग देयर ईयर्स पियर्स्ड सिंस एजेस बट पियर्स्ड ईयर्स आर नॉट इनहेरिटेड।
कि जो इंडिया की लेडीज़ हैं उन्होंने वो अपने कान से लाती हैं, बहुत सदियों से चलाती आ रही हैं, बहुत एज हो गई है, लेकिन जो पियर्स्ड ईयर्स हैं वो इनहेरिट नहीं हुए। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, लमार्क नहीं कर सके थे, इसलिए ये डाउटफुल स्टेटमेंट थी। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो ईयर्स में जो कान चलाने का एक प्रोसेस है सोमैटिक सेल में किया जा रहा होता है, तो सोमैटिक सेल में जो सोमैटिक सेल की इंफॉर्मेशन होती है वो कभी भी इनहेरिटेड नहीं होती। जस्ट जो जर्म सेल में इंफॉर्मेशन होती है, जो डीएनए जो इंफॉर्मेशन जो जीन्स होते हैं वही इनहेरिट होते हैं। तो इस वजह से डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है HCG इज सेक्रेटेड बाय। HCG जो है ये हार्मोन है, तो ये सेक्रेट करता है प्लेसेंटा। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी बॉडी में जो प्लेसेंटा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है कि रिलीज करता है HCG, एक हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की कुछ इस तरह का नाम होता है इसका। ये जो है रिलीज होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी में मौजूद होता है उसको सिग्नल देता रहता है कि वो प्रोजेस्टेरोन बनाए, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है, बिकॉज ये जो है वो थिक करता है सर्विक्स को भी, और प्लेसेंटा की जो वॉल्स होती हैं एंडोमेट्रियम उसको भी थिक करने का काम करता है। इसलिए ये HCG जो है रिलीज किया जाता है प्लेसेंटा से। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है द एकाइनोडर्म्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट मेनी सोर्सेज ऑफ फूड। The sea star are dash, the sea urchins are dash and the sea cucumbers are dash। यानी यहाँ पे हमसे एकाइनोडर्म्स के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने इनके अंदर एबिलिटी डेवलप इन्होंने की है कि वो बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फूड को हासिल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सी स्टार जो है वो क्या है, तो सी स्टार जो है ये कॉर्निवोरस है। बी ऑप्शन इसलिए राइट है बिकॉज सी स्टार जो है वो कॉर्निवोरस है, जबकि सी अर्चन्स जो हैं ये हर्बीवर्स हैं, और जो सी कुकम्बर्स हैं ये डिपॉजिट फीडर्स हैं, यानी डिपॉजिट फीडर्स के तौर पे काम फीडिंग इनका मेथड है। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है द रिस्पिरेटरी अपरेटस ऑफ एगनेथन्स में बी कैरेक्टराइज्ड बाय। जो रिस्पिरेटरी अपरेटस है एगनेथन्स का, यानी कि जिनके जाल स्पीशीज जो होती हैं उनके रिस्पिरेटरी अपरेटस में क्या चीज़ मौजूद नहीं है, यानी कि कौन सा इनका करेक्टरिस्टिक है, तो इनका करेक्टरिस्टिक ये है कि ये लैक ऑफ एन अपर इनका अपर मौजूद इनमें नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, लेकिन जो यहाँ पे लैक ऑफ एन अपर ये इसलिए हमने सेलेक्ट किया बिकॉज इनमें जो एगनेथन्स होते हैं इनके रिस्पिरेटरी अपरेटस में बिल्कुल भी अपर मौजूद नहीं होता। अपर जो होता है ये जस्ट बोनी फिशेस जो एडवांस्ड टेलियोट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दी अर्ली थेरियंस मोस्ट रिजेंबल अ स्मॉल। जो अर्ली थेरियंस थे यानी अर्ली जो मैमल्स थे उनमें वो किन से ज़्यादा रिजेंबल्स करते थे, तो जो अर्ली मैमल्स थे वो रैट से रिजेंबल करते थे। पहले बहुत ही छोटे छोटे मैमल्स आए थे यानी माउस साइज के थे, उसके बाद वक्त के साथ जो है सीनोजोइक पीरियड में जिस तरह जो है वो टाइम गुजरता गया तो मैमल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थेरियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते चले गए। तो पहले जो इनका साइज था वो एक स्मॉल रैट के बराबर था, मतलब रिजेंबल करता था। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वेल नोन फॉसिल ऑफ अ टेट्रापोड वाज। जो सबसे पहले जाने जाने वाला एक फॉसिल था टेट्रापोड्स का वो कौन से जीनस से बिलोंग करता था, तो वो इन द जीनस इच्थियोस्टेगा। ये जैसा कि आपको पिक में आप देख सकते हैं कि इच्थियोस्टेगा जो है इस जीनस से बिलोंग करता था। पहला जो वेल नाउन फॉसिल था टेट्रापोड्स का, टेट्रापोड्स यानी कि चार टांगों पे जो चलने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो इच्थियोस्टेगा से बिलोंग करता था। सी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है ना जेनेटिक क्रॉस हैविंग रिसेसिव एपिस्टेसिस F2 phenotypic ratio would be। तो यहाँ पे हमसे जेनेटिक क्रॉस बता रहे हैं कि एक जेनेटिक क्रॉस कराया गया जिसमें एक रिसेसिव एपिस्टेसिस हुई थी। यानी एपिस्टेसिस का तो फिनोमेना आपको पता होगा। एपिस्टेसिस एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या एक प्रॉब्लम समझ लें जिसमें जो एक जीन होता है, एक जीन का जो अलील है, जीन पेयर का जो एक अलील है वो दूसरे जीन को के अलील को के इफेक्ट को या तो रिप्रेस करता है
या फिर अफेक्ट करता है, तो इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। तो कहते हैं कि एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस जिसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस हुई है, तो F2 जो फिनोटाइपिक रेशियो होगी वो क्या होनी चाहिए। तो अगर हम जेनेटिक क्रॉस की बात करें जिसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस हुई है, तो F2 जो फिनोटाइपिक रेशियो होगी वो 9:3:4 होनी चाहिए, जैसे सी ऑप्शन राइट है। और ये 9:3:4 इसलिए है क्योंकि जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, ये इसकी एग्जांपल है कि कोड कलर जो है माउस का, उसमें इसकी एग्जांपल जो है समझाई जा सकती है कि जो कोड कलर होता है वो डिटरमाइन करता है जो कैपिटल ए और स्मॉल ए का पेयर है एलील्स का, तो रिसेसिव एलील का। तो जो रिसेसिव एलील होता है वो बी है, तो इस एपिस्टेसिस ओवर एपिस्टेटिक ओवर ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए का पेयर है, इसके ऊपर बी जो रिसेसिव एलील है जो कि एपिस्टेसिस को जाहिर कर रहा है, वो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी कि इसको रिसेसिव बना देगा। तो इससे क्या होगा कि जो अगर डबल बी भी मौजूद होता है हमारे पास एपिस्टेसिस के लिए डबल बी, तो फिर भी बोथ ए एंड जो स्मॉल डबल ए है वो दोनों ही सेम फिनोटाइपिक इफेक्ट देंगे, यानी कि अल्बिनो इफेक्ट देंगे। तो हमारे पास जो रेशियो आएगी टोटल वो 9:3:4 की रेशियो आएगी, इसलिए जो सी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए डबल बी, यानी कि कैपिटल बी एंड डबल स्मॉल ए एंड डबल स्मॉल कैपिटल बी, तो विल फॉर्म। यहाँ पे जो अगर इन दोनों का हम क्रॉस करवाएं तो क्या रेशियो आनी चाहिए। तो अगर हम देखें पेरेंट्स हैं दोनों ए और ये दोनों, अगर हम इनमें से कैपिटल ए और स्मॉल ए को लें और जो डबल कैपिटल बी हैं ये दो ले लें गैमीट्स के तौर पे, और दूसरे वाले में से हम, क्योंकि दोनों का जो ग्रुप बन रहा है वो ए स्मॉल ए और कैपिटल बी का बन रहा है, तो हम उनमें से एक ही ले लेंगे, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं तो हम एक ले लेंगे। हम अगर एक को ले लें और इन जो पहले वाला पेरेंट था यानी कि एक पार्टनर था उसके दोनों को ले लें, तो अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, ए कैपिटल ए स्मॉल ए और डबल कैपिटल बी, इसी तरह डबल स्मॉल ए और डबल कैपिटल बी। तो हमारे पास जो रेशियो आएगी वो जो ए ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि पहले वाली रेशियो आएगी हमारे पास एक रेशियो, दोनों की एक एक रेशियो आ जाएगी, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डबल आर जो है अलील शो कर रहे हैं रेड का, एंटी रिथमियम is crossed with white double W1 offspring RW or pink. This is an example of, देखें जब भी हाइब्रिड कराया जाता है तो वो हमेशा हेट्रोजाइगस एलील अगर हों तो कराया जाता है। यहाँ पे दोनों ही रेड और वाइट के लिए कैपिटल जो है जैसे कैपिटल डबल आर और कैपिटल डबल डब्ल्यू यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे होमोजाइगस हैं। जो R3 एरिथ्रियम है इसके लिए, इसके केस में जो दोनों अलील्स हैं रेड के लिए या वाइट के लिए वो बोथ ही होमोजाइगस हैं, तो होमोजाइगस में हाइब्रिड जो होता है वो कराया ही नहीं जा सकता। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो RW यानी कि पिंक आए हैं, ना वो पेरेंट्स में से वाइट आया है ना रेड आया है, तो ये एक नया कलर आ गया पिंक आ गया, यानी कि दोनों का मिक्सचर आर और रेड और वाइट का मिक्सचर आ गया हमारे पास। तो इन दोनों ही नहीं शो करा सका, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन ह्यूमन दी प्लेसेंटा इज, ह्यूमंस में जो प्लेसेंटा होती है वो कैसे होती है, वो होती है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मतलब ये होता है, ये ह्यूमंस और रूडेंट्स में पाई जाती है। हीमोकोरियल का मतलब ये है कि जो ब्लड है प्लेसेंटा में, मैटरनल ब्लड और जो फीटल के टिश्यू होते हैं, फीटल के जो कोरियोनिक टिश्यू होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो इस डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो प्लेसेंटा है ह्यूमंस की वो हीमोकोरियल कहलाती है। Next है गैस्ट्रोपोडा taxonomy is currently under consideration. The traditional three subclasses are Prosobranchia and the two other. यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो गैस्ट्रोपोड टेक्सोनोमी है गैस्ट्रोपोड्स उनकी टेक्सोनमी अंडर कंसिडरेशन है, तो उन ट्रेडिशनली इनकी 3 सब क्लासेस होती हैं गैस्ट्रोपोड्स की। तो एक इनकी इन्होंने बताई हुई है कि प्रोसोब्रांचिया एक इनकी सब क्लास होती है। बाकी 2 सब क्लासेस कौन सी होती हैं गैस्ट्रोपोडा की, तो बाकी 2 जो सब क्लासेस हैं उनमें से एक होती है ओपिस्थोब्रांचिया और दूसरी होती है पल्मोनेटा। तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है दी मोनो प्लेकोफोरन्स
were known only from the fossil record until 1952 when dash emerged from a deep sea trawl net। तो हमारे पास ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि मोनोप्लेकोफोरन्स जो थे उनको जाना जाता है उनके फॉसिल रिकॉर्ड को अंटिल 1952 से, जब किसको डीप सी वाटर जो था उससे किसको देखा गया, इमर्ज कौन हुआ, वो थी स्पेसिमेंस ऑफ न्यूप्लिना। ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, न्यूप्लिना जो थी इसको डिस्कवर किया गया था 1952 में। तो इसकी डिस्कवरी से जो सबसे पहले ये जाहिर होता है कि जो मोनोप्लेकोफोरन्स थे यही सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले बहुत ही ओल्डेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड इन्हीं का है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एनर्जी फ्लो के बारे में राइट नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ये राइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है द पैरामीटर्स ऑफ एनर्जीज आर बोथ टॉप राइट एंड इन्वर्टेड। तो टॉप राइट और इन्वर्टेड ये मैच नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें पैरामिड ऑफ बायोमास को, तो यहाँ पे टॉप जो होता है, टॉप राइट का मतलब गलत यहाँ पे है, क्योंकि ये तो जो टॉप पे इन्वर्टेड नहीं होता। अगर ये जो ट्राइंगल है अगर ये उल्टा होता, इन्वर्टेड होता, तो फिर हम कहते कि ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एनर्जी की स्टेटमेंट हमेशा जो है वो, जैसे एनर्जी हमें पता है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर लेवल जो होता है उसकी, उसमें पिरामिड की जो ट्रायंगल है उसकी जो बेस होती है वो ब्रॉड होती है। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हर्बीवर्स और प्राइमरी कॉर्निवर्स और फिर टॉप कॉर्निवर्स की तरफ जिस तरह चलते जाते हैं, तो वो जो एनर्जी का लेवल है वो कम होता चला जा रहा होता है। तो ये टॉप राइट या इन्वर्टेड नहीं होती, ये जो है वो ब्रॉड होती है इसकी बेस, और ये इन्वर्टेड भी नहीं होती। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज इसमें स्टेटमेंट गलत दी गई है एनर्जी फ्लो के बारे में। नेक्स्ट है, नेक एंड फोर लिम्ब इन अफ्रीकन जिराफ इंक्रीज्ड इन लेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ। जो जिराफ थे यानी कि जिराफा जो था, इसकी एग्जांपल दी थी लमार्क ने अपनी यूज एंड डिसयूज में। सी ऑप्शन राइट है, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो अफ्रीकन जिराफ थे इनकी लिम्स और फोर लिम्स और जो नेक थी वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती गई। तो किसकी बेस पे वो इंक्रीज हुई? तो ये लमार्क कहते थे कि जो नेक है और जो फोर लिम्स हैं ये जिराफ की इसलिए इंक्रीज हुई हैं कि वो यूज करते थे उनको बहुत ज्यादा, ताकि वो जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हैं उन तक पहुंच सकें, अपना फूड जो है वो ले सकें। तो यूज एंड डिसयूज की बेस पे ये इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट है, कशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ। कशिंग एक सिंड्रोम है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो कह रहे हैं कि ये किसकी हाइपर सेक्रेशन की वजह से होती है, यानी कौन सा हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा सेक्रेशन करता है तो कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल ग्लैंड का, जैसा कि आप देख सकते हैं किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है, और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट होता है। तो अगर वो एक्सेस कोर्टिसोल यानी कि एक्सेस अपना जो हार्मोन है कोर्टिसोल उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाए तो एक डिजीज़ हो जाती है, एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। इसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड का फेस का रेड हो जाना, या राउंड बहुत ज़्यादा फेस राउंड हो जाना, इसी तरह हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का हो जाना, बोन्स की जो एक डिजीज़ है वो हो जाना। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं इस कशिंग सिंड्रोम के। तो बेसिकली इसकी ये होता है हाइपर सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज क्लासेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एंडोस्केलेटन टेस्ट। अब यहाँ पे जो हमें क्लासेस दी गई हैं ये अकाइनोड्रम्स की दी गई हैं। तो वहाँ इन क्लासेस में से कौन सी क्लास है जिसके ये करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं? तो हम करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एंडोस्केलेटन टेस्ट है, कॉम्प्लेक्स च्यूइंग अपरेटस इनका होता है, नो आर्म्स यानी कि आर्म्स मौजूद नहीं होती, पेडिसुलेरिया जो है पेडिसुलेरिया विद थ्री जाज होते हैं पेडिसुलेरिया के, क्लोज्ड एम्बुलेक्युलर ग्रूव होता है इनका, और मूवेबल स्पाइन्स होते हैं। तो ये जो आप डायग्राम पिक देख रहे हैं ये अकाइनोइडी यानी कि सी अर्चन की है, एग्जाम्पल सी अर्चन है, और जो क्लास है अकाइनोड्रम्स की उसका नाम है अकाइनोइडी।
तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये सारे करेक्टर्स इकोनॉइडी के हैं और इसमें एग्जांपल है सी अर्चिन की, जिसकी आपको पिक दिखाई है यहाँ पे। नेक्स्ट है दी लार्वा ऑफ दी लैम्प्रे इज नाउन एज, जो लैम्प्रे होती है फिश एगेनेथन्स में आ जाती है, इसके लार्वा का नाम क्या होता है? तो इसके लार्वा का नाम होता है एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा की यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। नेक्स्ट है द implied presence of sebaceous and sweat gland in early mammals signified what, यानी कि जो अर्ली मैमल्स थे उनमें स्पेशियस और स्वेट ग्लैंड यानी कि जो पाए जाते थे स्किन में, वो किस चीज को सिग्निफाइड करते हैं? तो एक्सप्रेस करते हैं हेयर्स को। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर देखें स्किन का, तो एक नीचे फैटी लेयर होती है, उसके ऊपर डर्मिस होती है और फिर उसके ऊपर एपिडर्मिस होती है। तो अगर हम डर्मिस का स्ट्रक्चर देखें तो जो हेयर्स हैं, हेयर्स के फॉलिकल्स में से ही जो है उनके साथ ही बिल्कुल अटैच होते हैं ऑयल ग्लैंड भी, ऑयल ग्लैंड यानी कि सेबेशियस ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड्स का भी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डर्मिस वाली लेयर में। तो इनका ये सिग्निफाइड करते हैं यानी एक्सप्रेस करते हैं हेयर के साथ कनेक्शन को। तो हेयर जो है बी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है दी अडेप्टिव रेडिएशंस ऑफ द मैमल्स ऑकर ड्यूरिंग दी, जब वो कौन सा टाइम पीरियड था, यानी कि यहाँ पे एरा पूछा जा रहा है, कौन सा एरा था जिसमें अडेप्टिव रेडिएशंस हुई बहुत सारी मैमल्स में, यानी कि बहुत सारी डिवर्सिफिकेशन हुई मैमल्स की। तो सीनोजोइक जो एरा है जो कि अभी भी चल रहा है सीनोजोइक एरा, तो इस एरा में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुई और अडेप्टिव रेडिएशंस हुई। डिफरेंट हैबिटेट्स को में रहने वाले जो मैमल्स थे उन्होंने अपने अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस की, तो इस प्रोसेस को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो इस तरह से जो ये सब कुछ हो रहा था, ये हो रहा था सीनोजोइक एरा में। नेक्स्ट है दी टू फैसिलिटेट कुटेनियस रिस्पायरेशन द स्किन ऑफ एम्फीबियन इज, जो स्किन होती है एम्फीबियंस की उसको सपोर्ट करती है कुटेनियस रिस्पायरेशन, यानी स्किन जो होती है एम्फीबियन की वो सपोर्ट करती है कुटेनियस रिस्पायरेशन। कुटेनियस रिस्पायरेशन होती है वो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करने को कहते हैं। तो उसको स्किन जो है वो इसलिए क्यों जो है वो स्किन जो है एम्फीबियन की उसको फैसिलिटेट करती है? तो फैसिलिटेट इसलिए करती है बिकॉज बी ऑप्शन राइट है, बिकॉज वो मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नमी वाली होती है और रिचली वेस्कुलराइज्ड होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स स्किन में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो है जो जैसा कि फ्रॉग है या बाकी एम्फीबियंस हैं वो कुटेनियस रिस्पायरेशन भी करते हैं, और ये हेल्प करती है, इनकी स्किन इनको फैसिलिटेट करती है कुटेनियस रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट है दी किडनी ऑफ एम्फीबियंस आर, जो किडनी होती है एम्फीबियंस की वो होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है एम्फीबियंस में। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर डैश ऑफन प्रोड्यूस स्पर्मेटोफोर्स, जो हम यहाँ पे जो ऑर्डर पूछा जा रहा है ये एम्फीबियंस का पूछा जा रहा है कि एम्फीबियंस का जो कौन सा ऑर्डर है जो स्पर्मेटोफोर्स बनाते हैं, यानी कि पाउचेस बनाते हैं, एक क्लस्टर ऑफ स्पर्म्स को स्पर्मेटोफोर कहते हैं। तो यूरोडीला जो है, यूरोडाइल्स जो होते हैं, ये ऑर्डर है एम्फीबियंस का, जिसमें न्यूट्स और सेलेमेंडर्स आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे सेलेमेंडर की पिक दिखाई गई है। ये जो होते हैं ये स्पर्मेटोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यूरोडेला। नेक्स्ट है अ डाइहाइब्रिड कंडीशन इज, डाइहाइब्रिड कंडीशन किसके साथ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसके साथ मैच कर रही है? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ कर रही है, बिकॉज डाइहाइब्रिड क्रॉस जो था मेंडल ने जब ला दिया था लॉ ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट का, तो उसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ डाइहाइब्रिड क्रॉस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है, कंडीशन का मतलब ये है कि एक टाइम में दो चीज़ों को, दो ट्रेड्स को, दो करेक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा हो, जैसा कि यहाँ पे राउंड या रिंकल सीड की शेप है, एक सीड की शेप ये एक ट्रेड है कि वो राउंड है या रिंकल्ड है। इसी तरह सीड का कलर दूसरा ट्रेड है कि येलो है या ग्रीन है। तो दो करेक्टर्स को एक टाइम में जब कंसीडर किया जा रहा होता है क्रॉस कराने के जब क्रॉस कराया जा रहा होता है, तो दो करेक्टर्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाइहाइब्रिड कंडीशन जो थी ये अप्लाई की गई थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, और ये किसने की थी? मेंडल ने। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये करेक्ट है। नेक्स्ट है टॉर्शन इज अ प्रोसेस दैट रोटेट डैश ऑफ द बॉडी ऑफ गैस्ट्रोपोड्स, जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जैसे कि स्नेल है, तो उसमें ना एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं टॉर्शन, यानी कि रोटेशन कर जाना। तो वो कह रहे हैं रोटेशन जो होती है, टॉर्शन का जो प्रोसेस है वो रोटेट करता है बॉडी के कौन से पार्ट को? तो विजरा जो होता है यानी कि इंटरनल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेस्टाइन, और जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये 90 डिग्री पर
जो है 90 डिग्री से भी 180 आई थिंक 180 डिग्री तक जो है वो राउंड कर जाती है। और यहाँ पे टॉर्शन आप देख सकते हैं, इंटेस्टाइन जो है वो राउंड होते होते बिल्कुल माउथ के पास ही आ चुकी है, अपराइट हो चुकी है ऊपर की तरफ, जो कि पीछे की तरफ अनस था पहले, और अब जो अनस है वो बिल्कुल माउथ वाली साइड पे आ चुका है। तो विजरा जो है बॉडी के पार्ट्स, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको रोटेट करता है ये जो प्रोसेस है टॉर्शन का गैस्ट्रोपोड्स में। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द टोटल आउटपुट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। जब भी यहाँ पे हम अगर डायग्राम को देखें तो वो हमसे पूछ रहे हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो जो टोटल आउटपुट होता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो कुछ भी बनता है उसके साथ फिर जो ऑर्गेनिक मैटर यूज हो रहा है रिस्पिरेशन में, रिस्पिरेशन के प्रोसेस में भी जो कुछ यूज हो रहा है उसको इंक्लूड करते हुए जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ये होती है कि प्लांट ने टोटल फोटोसिंथेसिस करके कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से अगर हम आधी निकाल लें, वो वाली निकाल लें जो उसने रिस्पिरेशन में यूज किया है, यानी कि जो प्रोडक्ट था ग्लूकोज वगैरह उसको जो रिस्पिरेशन में यूज किया है, अगर हम उसको निकाल लें तो जो बाकी बचेगा उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन द एनिमल किंगडम सेवरल डिग्री ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। Which of the following is true for proto cooperation interaction? तो यहाँ पे हमसे ये बात की जा रही है कि एनिमल जो किंगडम होता है इसमें सेवरल डिग्री ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन रखे गए हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एनिमल्स रखते हैं बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज से रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फूड सोर्स के लिए या किसी भी इकोसिस्टम में, क्योंकि वो कम्युनिटी बना के रह रहे होते हैं तो एक दूसरे पे डिपेंड तो करते ही हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि लेकिन एक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट एक रिलेशनशिप इन्होंने हमें बताया, वो है प्रोटो कोऑपरेशन का, इंटरेक्शन का। प्रोटो कोऑपरेशन इंटरेक्शन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो डी ऑप्शन ट्रू है जिसमें बोथ पार्टनर गेन कर रहे हों, हालांकि दोनों ही पार्टनर ये एबिलिटी रखते हों कि वो अकेले सरवाइव कर सकते हैं, इसके बावजूद भी वो इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन इंटरेक्शन, यानी कि ऐसा इंटरेक्शन दो डिफरेंट स्पीशीज का जिसमें वो एक दूसरे को, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं हालांकि वो अकेले सरवाइव कर सकते हैं। तो इस जो रिलेशनशिप है इसको हम प्रोटो कोऑपरेशन इंटरेक्शन कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड या इज एट्रीब्यूटेड टू लमार्क। लमार्क जो थे इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो लमार्क को ये जो काम था उसको शो कर रहा है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, हम जानते हैं कि लमार्क ने ज्यादातर इसी पे काम किया था, स्टेटमेंट पे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है ये स्टेटमेंट बिल्कुल लमार्क की दी हुई स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है ग्विटर इज कॉज्ड बाय। ग्विटर एक हार्मोनल डिजीज है जो यहाँ पे नेक में जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा जब अगर आयोडीन की कमी हो जाए ना, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बी ऑप्शन राइट है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में या ब्लड में तो उससे ये होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, तो जिसकी वजह से इस डिजीज़ को कहते हैं ग्विटर। तो ग्विटर की उन्होंने काज पूछा है, तो काज ये है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्विटर काज होता है थायराइड ग्लैंड में, जो कि नेक रीजन में मौजूद होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है।